डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे सीबीएसई क्लास 12 के लिए सेशन 24-25 के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो नंबर 8। आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और साथ ही में हम लोग कर लेंगे बेंट ऑफ फैक्टर भी साथ में ही कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड रहता है तो एक साथ कर लेंगे। इसलिए ये आज का ये आखिरी क्लास हो जाएगा सॉल्यूशन चैप्टर के सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस है आपका उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक चीज आपको पढ़ा दिया है, बता दिया है। वीडियो लिंक आपको प्रोवाइडेड रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जरूर जिससे एक बार देखें जरूर आप लोग, बहुत फायदा होगा उससे। उसके बाद आपके एक सॉल्यूशन चैप्टर से इस सेशन के लिए एक दो वीडियोज और आएंगे, जिसमें एक न्यूमेरिकल होगा और दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी समय के साथ। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और बेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को बेल आइकन के साथ। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। देखिए, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज नाम से ही क्लियर है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेज। अगर हम बोलते हैं मोलर मास, तो मोलर मास का मतलब हो जाता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसका जो वेट आपने निकाल लिया कैलकुलेट करके, तो वो मोलर मास हो जाता है। लेकिन अगर इसमें लग गया एबनॉर्मल, यानी कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है। ऐसे भी हम लोग जनरली बोलते हैं कि एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है कोई, इसका मतलब होता है कि जो एक जनरल बिहेवियर होता है, जो एक जनरल बिहेव करने का तरीका होता है, उससे अगर आपने हटके कुछ कर दिया तो उसे एबनॉर्मल कहते हैं। तो उसी तरह से मोलर मास जो होना चाहिए उससे हटकर अगर कुछ मिल गया तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज डिफरेंट ग्रेटर और स्मॉलर फ्रॉम द फॉर्मूला मोलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। कोई दिक्कत है? फॉर्मूला मोलर मास जो होता है आपका, जो आपका फॉर्मूला आपने लिखा उसका मोलर मास फॉर्मूला से जो कैलकुलेट करके आप निकालते हैं, उससे अगर आपने कैलकुलेशन, जैसे आप फॉर्मूला मान लीजिए दिया गया है आपके पास ग्लूकोज का C6H12O6, इस फॉर्मूला के थ्रू जो आप निकालते हैं इसका मोलर मास, वो मोलर मास अगर आप किसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए, जो कि आपको पिछले क्लासेस में सिखाया गया है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्यूट का। तो मान लीजिए उस प्रॉपर्टी के थ्रू जब आप निकालने जाते हैं, उस केस में क्या हो जाए कि उसका मोलर मास या तो कम या तो ज्यादा हो जाए, तो वैसे मोलर मास को क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मोलर मास। बात आई समझ में? जो फॉर्मूला दिया गया है, ये फॉर्मूला है, इसका कैलकुलेट करके जब आप निकाल लेंगे तो जो फॉर्मूला मास आएगा, और इसी ग्लूकोज का आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके जब मोलर मास निकालते हैं तो उससे बड़ा और छोटा आ जाए तो समझना चाहिए कि वो एबनॉर्मल मोलर मास है, यानी कि कुछ ना कुछ सॉल्यूट के साथ हुआ है। तो क्या हुआ है? दो ही चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? एक डिसोसिएशन हो सकता है, एक एसोसिएशन हो सकता है। एक सॉल्यूट क्या हो सकता है? या तो डिसोसिएट करेगा या तो एसोसिएट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। ये तीन बातें पॉसिबल है। तो सबसे पहली बात, एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हो गया नॉर्मल मोलर मास बटे वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर आगे अभी देखेंगे हम लोग, इसलिए मैंने कहा आपको कि एबनॉर्मल मोलर मास के साथ ही वेंट ऑफ फैक्टर को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि जैसे ही एबनॉर्मल मोलर मास ने एंट्री लिया तो सॉल्यूशन में जितना कुछ भी आपको आइडियल बिहेवियर के थ्रू पढ़ाया गया उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगा, जिसके लिए वेंट ऑफ साहब ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिससे मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए इनको, वेंट ऑफ साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर है कि नोट करके मैंने लिखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिव एबनॉर्मल मोलर मास इन द केस व्हेन सॉल्यूट इधर डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। तो क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? आपको मैंने समझाया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज गिव एबनॉर्मल मोलर मास इन केस व्हेन सॉल्यूट इधर डिसोसिएट और एसोसिएट। अगर आपका सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट होता है तभी आपका क्या होगा? एबनॉर्मल मोलर मास दिखेगा। अब देखिए, जब वेंट ऑफ फैक्टर, आई से वेंट ऑफ फैक्टर को दिखाते हैं, आई से किसे दिखाते हैं? वेंट ऑफ फैक्टर को। तो ये आई अगर लेस देन 1 है यानी एसोसिएशन होगा, यानी क्या होगा? एसोसिएशन हुआ। तो इस एसोसिएशन का मतलब क्या है? एम बी एबनॉर्मल ग्रेटर देन एम बी नॉर्मल। अब ये देखिए, ये जो तीन चीज आप देख रहे हैं इससे एमसीक्यूज, बहुत एमसीक्यूज भी आ सकता है, केस बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आएगा। कैसे आएगा वो आपको दिखाऊंगी आगे, पहले आप समझिए इसे कि अगर आई जो है वेंट ऑफ फैक्टर, आई जो है ये देखिए, आई अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एबनॉर्मल ग्रेटर होगा, यानी जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे वो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा देन किससे? फॉर्मूला मोलर मास से। फॉर्मूला मोलर मास से। एम बी नॉर्मल का मतलब क्या हो गया? नॉर्मल मतलब फॉर्मूला का जो आपने कैलकुलेट करके निकाला वो हो गया नॉर्मल। क्लियर हुआ आपको?
उसके बाद अगर I ग्रेटर देन 1 है, I क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो डिसोसिएशन होगा। क्या होगा, डिसोसिएशन, यानी कि ब्रेक करेगा आपका मॉलिक्यूल। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ जाना और डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक करना, ठीक है। तो अगर I ग्रेटर देन 1 है तो MB यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मैंने बहुत बारी आपको बताया, अगर हर एक क्लास को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा B से यहाँ पे सॉल्यूट को ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही क्लास में आपको बता दिया था A जहां लिखूंगी वो सॉल्यूट सॉल्वेंट हो जाएगा और B जहां लिखूंगी वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो MB यानी कि ये आपका मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल वाला जो होगा सॉल्यूट का वो लेस देन हो जाएगा किससे, नॉर्मल से। किससे, नॉर्मल से, ठीक है। नॉर्मल मतलब जिस फॉर्मूला मास से जो आपने कैलकुलेट किया उसे क्या कह रहे हैं हम लोग, नॉर्मल कह रहे हैं। क्लियर। व्हेन I इक्वल्स टू 1 तो नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हैपेंस, तो MB नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग अभी। देखिए क्या है, मोलर मास ऑफ CH3COH डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन इट्स फॉर्मूला मोलर मास Y। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या है, कि कहता है कि किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब आप फॉर्मूला मास डिटरमाइन करते हैं किसका, CH3COH का, तो वो ग्रेटर होता है देन इसके फॉर्मूला मोलर मास से। फॉर्मूला मोलर मास का मतलब तो हो गया कि CH3COH का आप फॉर्मूला का निकाल लेते हैं मोलर मास, लेकिन जब इसे ही सॉल्यूशन में डाला जाता है तब इसका मेजरमेंट किया जाता है इसके मोलर मास का, तो ये ग्रेटर आ जाता है देन नॉर्मल से। तो क्यों होता है ऐसा, तो यही हुआ, आपको यही चीज देखिएगा जब आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो यही केस स्टडी हो गया कि आपने इसमें समझना है कि क्यों नॉर्मल फॉर्मूला मोलर मास जब निकाला जा रहा है तो वो कम होता है किससे, मेजरमेंट करके निकालने वाले से। तो ऐसा क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि CH3COH जो है वो एसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद, एसोसिएट हो जाता है सॉल्यूशन में जाने के बाद। कैसे, 2CH3COH होता है जो कि इस तरह से एसोसिएशन हो जाता है। एसोसिएट का मतलब है मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाना, तो एसोसिएट हो गया। और जब आपका मॉलिक्यूल जब एसोसिएट होता है तो क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्रेटर होता है किससे, नॉर्मल से। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गया, यानी कि यहाँ पे आपका मात्रा मॉलिक्यूल का साइज बिगर हो गया, साइज ज्यादा हो गया, जिसके कारण जब निकालिएगा तो जरूर है कि मोलर मास क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। जबकि आप नॉर्मली जब निकालने बैठेंगे तो CH3COH का निकालेंगे तो इसका कमी होगा, और जब जब सॉल्यूशन में गया और एसोसिएशन हो गया तो इसका निकालेंगे तो इसका बढ़ ही ना जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि एसोसिएशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स का जुड़ जाना। जब मॉलिक्यूल्स जुड़ के बिगर मॉलिक्यूल बनाएगा तो जब उसका मोलर मास आप निकालेंगे तो ऑब्वियस है कि उसका मोलर मास ग्रेटर होगा देन नॉर्मल से। रटना नहीं है, इसको समझना है कि एसोसिएशन में जुड़ रहा है तो मोलर मास बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ अ सॉल्यूट इज 0.5, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा है कि वो जो 3 पॉइंट लिखा है उसे एकदम अच्छे से रिपीट करके सुन के भी समझ लीजिएगा और लिख के भी रख लीजिएगा कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर 0.5 दिया गया तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो अगर आई जो है, वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, आई है, आई अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, तो ये लेस देन 1 हो रहा है तो एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल होगा। मैंने लिखा नहीं है यहाँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो खुद से अपना लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप ही के लिए था कि आई अगर लेस देन 1 है तो एसोसिएशन, अगर ग्रेटर देन 1 है तो डिसोसिएशन होगा, अगर इक्वल्स टू 1 है, यानी अगर ये कह दे कि ये जो मोलर मास है आपका किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से डिटरमाइन किया गया वो इक्वल टू है किसके, नॉर्मल मोलर मास के या फॉर्मूला मोलर मास के, तो उस केस में क्या हो रहा है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का क्या हो रहा है वहां पे, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। जब दोनों बराबर है तो कोई तरह का कुछ भी वहां पे फंक्शन नहीं है, आपका सॉल्यूट ना डिसोसिएट कर रहा है ना एसोसिएट कर रहा है। क्लियर हुआ आपको, ये 3 बातें एकदम बढ़िया से समझ लेना है आपको। अब आइए वेंट ऑफ फैक्टर समझ लेते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या है। तो वेंट ऑफ फैक्टर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका डेफिनेशन क्या है वो देख लीजिए, द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व का मतलब हुआ जब किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप निकालते हैं, ठीक है, टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्यूटेड फ्रॉम द रिलेशन बेस्ड ऑन राउल्स लॉ एंड आइडियल बिहेवियर। यानी जो एक आइडियल बिहेवियर जब आपका सॉल्यूट करता है, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन करता है, उस टाइम पे जो आप निकालते हैं प्रॉपर्टी वो, और जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं उसके रेशियो को क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई कंप्यूटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे देखिए आपको एक क्लास में मैंने बताया था कि अब जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप निकाल रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे उस टाइम पे भी आपको बताया था कि एबनॉर्मल जब आपका सॉल्यूट अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन में चला जाएगा
तो थोड़ा सा बाद में बदलाव आएगा। उस टाइम पे हमेशा लिखा जाता था कि मॉलिक्यूल आइडियल बिहेवियर के लिए है, नॉन वोलेटाइल है, बट क्या है, आइडियल बिहेवियर रखता है, यानी कि नो डिसोसिएशन, नो एसोसिएशन में पार्टिसिपेट करता है, तो वो निकाला जा रहा था। यहाँ पे जैसे ही अगर आपका सॉल्यूट जो है डिसोसिएशन या एसोसिएशन में जाता है, तो वहाँ वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर वो नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व इसको कर दिया गया, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वल्स टू आई इंटू कंप्यूटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बस वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू इस तरीके से रिलेशन आप बनाएंगे। ये ओ से ऑब्जर्व है, सी से कंप्यूटेड है, तो ये आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का हो गया, ये आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल्स टू आई इंटू, देखिए ये ऑब्जर्व्ड है और ये कंप्यूटेड, यही ना यहाँ पे दिखाया गया आई इंटू कंप्यूटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आई इंटू डेल्टा पी सी, इसी तरीके से सबको किया है, कुछ नहीं है मेहनत, यानी आई यहाँ है, ऑब्जर्व को यहाँ रहने दीजिए, कंप्यूटेड को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये चारों जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है, वो चारों को क्या किया हमने, कंप्यूटेड करके जो निकाला है जो आपका, उसको क्या किया, आई से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी वेंट ऑफ फैक्टर। अब सवाल उठता है कि ये आई होगा कैसे, निकलेगा कैसे। कभी कभी आई दिया रहेगा, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा कि आई दिया हुआ है, और कभी कभी क्वेश्चन से निकालना भी रहता है, आई आपको निकालना भी रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसके फॉर्मूला बेस्ड करके हम लोग आई का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक आपने सिर्फ ये समझा कि एबनॉर्मल मोलर मास कब लागू होता है, एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है, आई क्या है, आई से किस तरीके से रिलेशन, आपको क्वेश्चन आता है, वेंट ऑफ फैक्टर जब दिया रहता है तो इसी तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि किस रिलेशन से आप आई का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखिए वेंट ऑफ फैक्टर एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रिलेशन कैसे बनेगा, आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कंप्यूटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या एक और होता है जिसमें होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और मोल्स ऑफ नॉर्मल सॉल्यूट, जब नॉर्मल है सॉल्यूट आपका, जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन में तब पार्टिसिपेट करेगा ना, जब आप उसको सॉल्यूशन बनाइएगा उसका, ऐसे रखा रखा है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो अगर सॉल्यूशन में जाएगा तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो उभर के सामने आता है, ठीक है। अब देखिए वेंट ऑफ फैक्टर आई, यहाँ पे भी आई, जैसे जैसे आपने एबनॉर्मल मोलर मास में देखा, जस्ट वही चीज यहाँ पे भी आएगा कि अगर वेंट ऑफ फैक्टर आई इक्वल्स टू 1 है तो नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, अगर आई लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगा। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, और पॉलीमर इसका बेहतरीन एग्जांपल है एसोसिएशन का, क्योंकि पॉलीमर्स जब बनाते हैं हम लोग तो क्या होता है, ढेर सारा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक जगह पर एसोसिएट हो जाता है और एक बिगर मॉलिक्यूल का पॉलीमर का निर्माण करता है। क्या उसमें होता है ना कि आपका ये मोनोमर्स मिलके, ढेर सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं, तो वो एसोसिएशन का ही एग्जांपल है। फिर डिसोसिएशन में क्या हो जाता है, आई ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो NaCl Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक किया, तो देखिए यहाँ पे समझिए कि NaCl है, तो जनरली डिसोसिएशन में वैसा ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा जिसका नेचर आयनिक कंपाउंड होने का होगा, जैसे जो आयनिक कंपाउंड है वो क्या होता है, जनरली डिसोसिएशन ही शो करते हैं, डिसोसिएशन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, इससे रिलेटेड वेंट ऑफ फैक्टर से समझेंगे आप कैसे, उसके लिए देखिए द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोल ऑफ KCl in 1 kg of water is found to be इतना डिग्री सेल्सियस। फॉर वाटर KF is 1.86 मोल 86 Kelvin per mole per kg. What conclusion can you draw about the molecular state of KCl in solution? अब आपको बताना है कि इसमें जो KCl सॉल्यूशन में डाला गया उसका क्या स्टेट है, यानी एसोसिएशन में गया कि डिसोसिएशन में गया। ऐसे तो ये देखने ही से समझ में आ रहा है कि डिसोसिएट होगा, क्योंकि KCl क्या है, हमारा आयोनिक कंपाउंड है, KCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, तो डिसोसिएशन होगा। तो ऐसे ही नहीं लिखना है, आपको बताना है बना के, ठीक है। एक आपको आइडिया दे दिया कि हाँ ऐसा होता है। अब देखिए अभी आपने पीछे देखा आई इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा TF नॉट इक्वल्स टू TFC, कंप्यूटेड करके निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TF हो गया और ये कंप्यूटेड करके आप निकालेंगे, यानी कि आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो क्या हो गया, KF इंटू M होता है, रिलेशन आप जाके पीछे पढ़ें, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन पढ़ाया हुआ है मैंने, KF इंटू M है। तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्जर्व वैल्यू दिया गया है कि जब आप 0.1 मोल KCl 1 kg वाटर में देख देते हैं तो इतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आप ऑब्जर्व करते हैं, आप पाते हैं, ठीक है, 0.37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्जर्व का तो पता ही था हमें, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो 0.37 केल्विन हो गया। अब आप पूछेंगे कि डिग्री सेल्सियस था, ये केल्विन कैसे आपने कन्वर्ट किया,
तो इसके लिए वीडियो आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वीडियो जाके देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि कैसे डिग्री सेल्सियस जस्ट केल्विन में कन्वर्ट होता है, ठीक है? तो वो आप वहां से कर लेंगे। फिर यहाँ देखिए 1.86 इंटू 0.1 हो गया हमारा, कैसे हो गया? KF फॉर वाटर दे रखा था और ये जो आप देख रहे हैं ये मोलारिटी है, ये क्या है? मोलारिटी है। तो सॉरी यहाँ मोलारिटी नहीं है, मोलालिटी है, ठीक है? तो मोलालिटी के लिए क्या होता है डेफिनेशन? देखिए यहाँ पे दिया है ना 0.1 मोल KCl इन 1 kg वाटर, यानी कि यही डेफिनेशन होता है आपके मोलालिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी सॉल्वेंट। तो यहाँ डायरेक्ट 0.1 मोल KCl इन 1 kg ही है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 0.1, ठीक है? समझ गए ये? तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.989 आया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 2 मान सकते हैं आप। ऑब्वियस है कि ये 1 से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। 1 से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। तो 1 से ग्रेटर हो गया, इसलिए KCl कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया ना, 1 से बहुत ज़्यादा हो गया। एकदम 1 के नियर अबाउट रहता है तो चलिए भाई पार्शियली भी डिसोशिएट करता, ठीक है? समझ रहे हैं इसको? कि I का जैसे I से 1.21 ऐसा कुछ रहता है तो कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं हो सकता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा हो गया, 2 हो गया, यानी कि आपका KCl जो हुआ कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा, यानी KCl गिव्स K प्लस Cl-। तो इस टाइप से क्वेश्चंस होता है, इस तरीके से क्वेश्चंस को समझिए, थ्योरी समझिए, बात को सुनिए ध्यान से, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिखते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे वीडियो बनाइए, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे वीडियो बनाना आसान है, मैं तो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं किसी का, तो न्यूमेरिकल ऐसे ही नहीं बनेगा, बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बनेगा। जब आप ये जानेंगे कि मोलालिटी होता क्या है, तभी तो यहाँ 0.1 कैसे आया आप समझेंगे। और यही रीज़न होता है कि जब वीडियो शूट करती हूँ आपके लिए, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो बहुत लंबी-लंबी वीडियो हो जाती है, क्योंकि ये आपको समझाना रहता है कि यहाँ पे 0.1 क्या है? मोलालिटी है, और मोलालिटी है तो भैया मोलालिटी का डेफिनेशन ये होता है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ ये लिखा है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये आपने कैसे लिख दिया, ये ऊपर ऐसा था, ये ऐसा कैसे हो गया? तो पूरी वीडियो देखिए, आप लोग स्किप कर के देखते हैं ना, तो बातें सुनाई नहीं देती हैं, तो फिर लगता है कि गलत ही पढ़ा दिया मैम ने, इसलिए पूरी बात को सुनिए तब आपके समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया ये डन, आगे देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट भी मैंने लिया है, जो मैंने आपको कहा ना कि वो डिसोसिएशन वाला मोल्स वाला, वो भी यहाँ पे मैंने लिया है, ताकि आपको एक भी, मेरा पर्पस यही होता है वीडियो बनाने का कि आपके दिल दिमाग में जो भी कंफ्यूजन आने वाला है, वो कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दिया जाए। ऐसा नहीं कि वो फॉर्मूला है भाई मेरे, ये मैंने लिख दिया, आपने पढ़ लिया, हो गया। नहीं, उस फॉर्मूला को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे समझना है, मेरे तरफ से मैं अपनी पूरी ईमानदार कोशिश करती हूँ कि आप लोगों तक सही सही चीज पहुंचे। अब आपकी ईमानदारी ये है कि पढ़ने के बाद आप कमेंट करें कि हाँ मैम ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, या ये वीडियो अच्छी है, क्योंकि इसके जस्ट बाद मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको और क्वेश्चन को देख लेना है, ठीक है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोलल aqueous solution of NaCl if delta TF equals to 0.353 Kelvin and Kf for water is इतना। तो बस इसमें एल आपको क्या निकालना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना है। तो देखिए मैंने लिख दिया फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज रिलेटेड टू वेंट ऑफ फैक्टर आई एज, ठीक है? अल्फा इक्वल टू होता है आई माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी पे रखिएगा लिख के, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? फॉर NaCl क्या हो गया? ये डिसोशिएट करेगा, तो देखिए आई इक्वल टू हो गया ऑब्जर्व डेल्टा TF बटे कैलकुलेटेड डेल्टा TF, ठीक है ना? ये अभी आपने पीछे देखा है। तो ऑब्जर्व डेल्टा TF आपको दे रखा है, कैलकुलेटेड आपको KF इंटू एम करके निकालना होता है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू जो हो गया डेल्टा, ये तो पता हो गया, ये वाटर का आपका 1.86 दे रखा है और 0.1 मोलल दे रखा है, मोलल aqueous सॉल्यूशन लिखा है, यानी कि 0.1 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया, आपको बराबर कर दिया आपने। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो 1.897 आया। हाँ, तो ये क्या आ गया? आई आ गया। तो अब जहां जहां इस अल्फा वाले में आई है वहां वहां लिखिए। तो अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो आई हो गया 1.8978 माइनस 1 करिए। उसके बाद यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई जो देख रहे हैं आप, ये एक्स प्लस वाई क्या है? यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज, देखिए इसको आप ऐसे लिख के रख लीजिए, एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या है? 1 प्लस 1 है, ये 1 1 दोनों जितना टूट के आता है ना, वही वहाँ एक्स प्लस वाई शो करता है, ये जो ब्रेक किया।
1 है तो x प्लस 1 प्लस 1 2। अगर यहाँ पे ये 3 होता है ये 1 रहता तो 3 प्लस 1 4 हो जाता है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ आयंस दिखेगा ना वही वहां होता है। तो यहाँ पे x प्लस वाई क्या हो गया 2 हो गया, -1 हो गया। तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो अल्फा 0.08978 आएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ 0.1 मोल NaCl इज इतना, that is NaCl is 89.79% ionized in its aqueous solution। यानी इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके 0.1 मोल NaCl का इतना आ रहा है, इट मीन्स कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया है कि 89.79% आयोनाइज्ड हो जाता है aqueous सॉल्यूशन में क्या NaCl, यानी उसका डिसोसिएशन का कितना मतलब कितना डिसोसिएट किया है वो बताने के लिए ये होता है कि 89% डिसोसिएट किया है, बाकी अभी डिसोसिएशन के लिए बाकी है, रखा है, अभी नहीं डिसोसिएट किया, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं किया है। तो इसी एक्सटेंट बताने के लिए कि कितना डिसोसिएट किया है उसके लिए अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिए नाम ही है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना डिग्री डिसोसिएट किया, कितना से डिसोसिएट किया, अभी कितना बाकी है, तो यही निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिया, इसी क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बता दिया। तो यहाँ पे आज क्लास नंबर 8 हुआ और क्लास नंबर 8 में मैंने आपके पूरे सिलेबस को 24-25 के लिए जो सिलेबस के अंदर पढ़ना था वो बता दिया है। अगर आपका सैंपल पेपर जैसे ही सीबीएसई प्रोवाइड करेगी 24-25 के लिए, उस सैंपल पेपर को देखने के बाद अगर ये लगता है कि कुछ थ्योरी में और भी आपको बताने की जरूरत है, तो एक कंप्लीट वीडियो फिर से मैं आपको दूंगी जो कि बचा हुआ पढ़ाने के लिए, जो कि मान लीजिए आपका सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग लगेगा कि ये मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, तो वो मैं फिर आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन ये सफिशियंट है आपके लिए, आप इतना पढ़िए ध्यान से। छोटी-छोटी क्लासेस है, 25 से 20 मिनट की क्लासेस है सारी। आप 8 वीडियोस देखेंगे, आपका सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग करने वाले हैं। तो बस इसी आशा के साथ कि आप ढेर सारा साथ देंगे, ढेर सारा लाइक देंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।